Hello everyone. Today we will discuss chapter number 5 of geography, that is natural vegetation and wildlife. In previous topics you have learned about natural vegetation and today we will discuss about wildlife. जैसा कि आपने पहले पढ़ा कि इंडिया रिच है फ्लोरा में। फ्लोरा क्या होता है? जो नेचुरल वेजिटेशन होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, वो फ्लोरा में आते हैं। और इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इन फोना, यानी जैसे फ्लोरा में इंडिया रिच है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से इंडिया जो एनिमल लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, उसमें भी रिच है। लास्ट टॉपिक्स में हमने ये पढ़ा था नेचुरल वेजिटेशन, यानी डिफरेंट एरियाज़ हमने पढ़े थे। और इसी ज्योग्राफी के फर्स्ट और सेकंड में आपने डिफरेंट एरियाज़ भी पढ़े थे, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िकल फीचर्स पढ़े थे। तो क्योंकि वो एरियाज़ अलग अलग होते हैं, बिल्कुल उसी के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी इंडिया में फाउंड होती है। वेजिटेशन जो है वो एरिया पे डिपेंड करता है। कहीं पे जैसे हिमालय है तो हिमालय में बहुत ज़्यादा ठंड है, वेरी कोल्ड एरिया है। उसी तरह से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी थार डेजर्ट है। इसी की तरह साथ में लगता हुआ गुजरात है, महाराष्ट्र है, कुछ पार्ट वहाँ का भी डेजर्ट में है। वहीं पे जो असम वाला साइड है, जो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है ना, वो वाला क्या है, हॉट एंड वेट या फिर मार्शी एंड स्वैम्पी लैंड्स हैं। और इसके अलावा जो केरला वाला साइड है वो कौन सा है, कोस्टल स्ट्रिप्स हैं, यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं। वहाँ पे अलग तरह का प्लांटेशन, यानी कि हर जगह पे, इंडिया के हर जगह पे अलग अलग तरह के नेचुरल वेजिटेशन यानी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ वहाँ पे उनके साथ ही एनिमल्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स भी देखने को हमको मिलते हैं। वैसे तो यदि अगर हम देखते हैं तो हमारे चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास ही बहुत सारे एनिमल्स हमको सीन होते हैं, देखने को मिलते हैं। बहुत सारे आप देखते हैं ना, अपने आसपास घूमते रहते हैं, उनको भी हमने फाउंड किया है। यानी कि जो हमारे पुरखे थे, जो पुराने लोग थे, उन्हें हमारे यूज़ के लिए सेलेक्ट किया था। तो ये वो ही एनवायरनमेंट है जो हमें प्रोवाइड हुआ है। तो अभी हम देखते हैं, जो फ्लोरा हमने पढ़ा था, अब फोना में हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कितना परसेंट क्या मिलता है। तो देखिए 90,000 स्पीसीज है, किसकी है, एनिमल्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स इंडिया में फाउंड होते हैं, जिसमें से 2000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, तरह तरह की जो कलरफुल बर्ड्स हमें देखने को मिलती है। देखते हैं ना हम, रंग बिरंगी जो चिड़िया हैं जिसको बोलते हैं, आसपास, हमारे आसपास भी इतनी दिखती हैं। उसके अलावा अगर हम कहीं बर्ड सेंचुरी में जाते हैं तो वहाँ भी हमको देखने को मिल ही जाती हैं। तो ये टोटल वर्ल्ड का 13% है, यानी इंडिया में ही, सिर्फ इंडिया में ही टोटल वर्ल्ड की 13% बर्ड्स हमें दिखती हैं। उसके बाद है 2546 स्पीसीज ऑफ फिश। इतनी टाइप्स ऑफ फिश हमें मिलती है, जो टोटल वर्ल्ड का कितना है, 12%। टोटल वर्ल्ड का 12% फिश हमको देखने को मिलता है। साथ ही जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं और जो मैमल्स हैं, वो भी इंडिया में मिलते हैं। और वो टोटल वर्ल्ड का कितना है, 5 to 8% फाउंड इन इंडिया। डिफरेंट टाइप आपने देखे होंगे, क्रोकोडाइल देखे होंगे, घड़ियाल देखे होंगे, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो जंतु हैं वो देखे होंगे। वो सब भी भारत में पाए जाते हैं। और वो टोटल वर्ल्ड का 5 to 8% तो सिर्फ इंडिया में ही है। तो इनको देखते हुए आपको समझ में आया होगा कि जो इंडिया में 90,000 स्पीसीज़ हैं, उसका कितना परसेंट इंडिया में पाया जाता है। यानी डिफरेंट टाइप, अलग अलग तरह के जानवर और जो बर्ड्स हैं, चिड़िया है, वो हमको देखने को मिलती है। अब हम एरिया वाइज देखते हैं कि किन किन एरिया में किस तरह की
एनिमल्स फाउंड होते हैं। जैसे अगर हम लेते हैं आसाम, आसाम कौन सा एरिया है? मार्शी एंड स्वैम्पी, जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है उसके नियर बाय है। जो उन जगहों पर जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, उस साइड में क्या मिलते हैं? वन हॉर्न राइनोसेरस। जो राइनो है, वन हॉर्न राइनो, वो इंडिया में असम वाली साइड में मिलता है, वेस्ट बंगाल में भी मिलता है। और जो एलिफेंट है उनको भी कैसा एरिया पसंद है? हॉट एंड वेट क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन ही उनको सूट करती है। तो वेस्ट बंगाल में और साथ ही असम में, कर्नाटका और केरला में भी एलिफेंट्स फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो टाइगर, लायंस और उसके अलावा जो गिर फॉरेस्ट है जो गुजरात में है, वो क्या है? होम ऑफ एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन यानी क्या होता है? बब्बर शेर। आपने एक ऐसे लायन को देखा होगा, शेर को देखा होगा जिसके चारों तरफ बाल होते हैं, तो उसकी वजह से वो फेमस है। और उसका एक कह सकते हैं एकमात्र घर कहाँ पे है? गिर फॉरेस्ट गुजरात में। उसके अलावा और कहीं भी एशियाटिक लायन फाउंड नहीं होते हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो जो लद्दाख वाला एरिया है, तिब्बत वाला एरिया है, वहाँ पे भी टाइगर फाउंड होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ डियर, जिसमें चौसिंगा होता है, बारहसिंगा होता है, जिसे अपन बिसन बोलते हैं। अपने यहाँ पे नील गाय है, उस तरह की उधर भी होती है, याक होते हैं। अलग अलग तरह के जानवर हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से देखिए याक हमें देखने को मिलता है, वाइल्ड एस देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं रिवर्स की, अपने यहाँ पे रिवर्स, लेक्स, ये भी बहुत है कोस्टल एरियाज़ के आसपास। तो यहाँ पे टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी अगर हम हर एरिया, हर जगह को देखें और सुने तो हमें क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि भारत में यानी इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ ऑल्सो कलरफुल। अपने यहाँ पे जो बर्ड लाइफ है इंडिया की, वो भी बहुत ही कलरफुल है। अब देखिए कि जो इसमें से कुछ ग्रुप्स हैं जो हमने अपने फ़ायदे के लिए सेलेक्ट किए हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे एनिमल्स फाउंड होते हैं। जैसे आपने पिजन देखे होंगे, कबूतर देखे ना, हर तरफ हमारे चारों तरफ उड़ते रहते हैं। स्पैरो है, वो भी हमें दिखती है, पिकॉक दिखता है, ये कॉमन है। और इसके अलावा हमने अपने फ़ायदे के लिए यानी मिल्चिंग एनिमल हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। जो दुधारू जानवर हैं वो भी उन्हीं एनिमल्स में से ह्यूमन बीइंग ने सेलेक्ट किया है। इसके अलावा वो जैसे फिश है, वो क्या देती है? न्यूट्रिटिव फूड प्रोवाइड करती है, जिससे नरिशमेंट मिलता है। तो फिश उसके लिए यूज़ होती है, एग यूज़ होते हैं, मीट यूज़ होता है, और भी उनके स्किन वगैरह बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये क्या है? बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी ह्यूमन बीइंग के लिए ये बेनिफिशियल है। लेकिन अब क्या होता जा रहा है? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग इनको क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पहले तो क्या होता था, जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उनको सिर्फ जितना ज़रूरत होता था उतना यूज़ किया जाता था। कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं, उनको भी यूज़ किया जाता था। इन सब का पता किसने लगाया? जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने सिर्फ अपने काम के लिए पता लगाया। लेकिन अब क्या होता जा रहा है? अब वो धीरे धीरे बिज़नेस पर्पज़, यानी कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जो ह्यूमन बीइंग की ग्रीड है, लालच है, वो इसको धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। एवरी स्पीसीज़ हैज़ ए रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। जितनी भी स्पीसीज़ है, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ है, आपस में एक दूसरे को रिलेट करती है। इकोसिस्टम किससे मिलके बना हुआ है? जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन बीइंग सभी एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, डिपेंडेंट है।
तो ये वजह है कि अगर इनमें से कोई भी इम्बैलेंस हो गया, कोई भी कम या ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है कि इनका नुकसान खुद ह्यूमन बीइंग जो कि इसे एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको भारी हो जाए। Excessive exploitation of plant and animal resources of human being, the ecosystem has been disturbed. अब उसमें से जो 1300 प्लांट है स्पीसीज हैं वो क्या है, एंडेंजर्ड, यानी कि वो खतरे में आ गई हैं, खात्मे की तरफ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने घर में भी अपनी मम्मी से या दादा दादी से सुना होगा कि पहले ऐसे हुआ करता था लेकिन अब ख़त्म हो गई हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं और अब एंडेंजर्ड, यानी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड हो गई हैं या है। 20 species are extinct, quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. इनमें से कुछ endangered है और कुछ extinct भी हो चुकी है। The main causes of the major threat to natural of hunting greed, हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, कि जैसे पेड़ों की कटाई क्यों होती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है वैसे ही एफॉरेस्टेशन की जगह डीफॉरेस्टेशन हो रहा है। उसके लिए हार्ड टिम्बर का रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं और उन्हीं नेचुरल वेजिटेशन में, उन फॉरेस्ट में मिलने वाली जो वाइल्ड लाइफ है वो उसी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से धीरे धीरे कम होती जा रही है। एंडेंजर्ड एरिया में जोन में आ गई हैं और कई तो ऐसी हैं जो ख़त्म भी हो चुकी हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण कौन है, खुद ह्यूमन बीइंग इसका सबसे बड़ा कारण बन गया है। अब क्या है, टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फोना, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स लिए हैं जिसमें से उसने क्या किया है, गवर्नमेंट ने 14 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप किए हैं ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बचाया जा सके और जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रही है, फाइनेंशियल एड भी दे रही है और टेक्निकल एड भी दे रही है। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस आल्सो प्रोवाइडेड। इसके अलावा जो एक्सटिंक्ट या एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट हो गए उनके लिए तो बहुत मुश्किल है दोबारा बनाना, लेकिन जो एंडेंजर्ड एनिमल हैं उनको बचाने के सरकार पूरे प्रयास कर रही है। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। जैसे मैंने अभी आपको गिर फॉरेस्ट के बताया था, वन हॉर्न राइनो के लिए बताया था, तो इन सबको, जैसे टाइगर है, एशियाटिक लायन है, इन सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट एफर्ट्स कर रही है। वो वाला जो एरिया जहाँ पे ये रहते हैं उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया है, उनको रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है ताकि हंटर्स यानी शिकारी वहाँ जाकर उनका शिकार नहीं कर सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन उत्तरांचल, गल्फ ऑफ मैनर तमिलनाडु एंड नीलगिरी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में उनको नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज पे भी उन्होंने डाला है ताकि लोग वहाँ आए घूमने और उनको बचाने के लिए भी वो कोशिश कर सकें। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट जनरल इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ताकि टाइगर है, राइनो है, इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक बस्टर्ड जो है ना, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। 89 नेशनल पार्क गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं, वहीं 49 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और जूलॉजिकल गार्डन भी गवर्नमेंट ने सेटअप किए हैं ताकि पर्टिकुलर उन एरिया में रहने वाली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि देखिए जो पोलर रीजन है जो कि क्या है, आर्कटिक और अंटार्कटिक, यानी हर साल जब वहाँ पे बहुत सीवियर कोल्ड, बहुत तेज़ ठंड होती है तो वहाँ से माइग्रेटरी बर्ड आपने सुना होगा, हो सकता है आप कहीं गए हो तो आपने देखी भी होगी। तो वहाँ से हमेशा जिसको हम बोलते हैं प्रवासी पक्षी, वो वहाँ से आते हैं, जिसमें से
साइबेरियन क्रेन बहुत फेमस है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने उसमें भी पढ़ा होगा, भरतपुर में केवलादेव है, बर्ड सेंचुरी है। तो इसी तरह से इंडिया के डिफरेंट पार्ट में बहुत सारी बर्ड सेंचुरी और बायो रिजर्वियर बना दिए गए हैं। उन बर्ड सेंचुरी में से ही एक जो रन ऑफ कच्छ, जैसे राजस्थान में थार डेजर्ट है, उसी तरह से रन ऑफ कच्छ भी एक कहते हैं ड्राई डेजर्ट एरिया है। वहाँ पे क्या होती है, सैंड और जो ओशन है वो एक साथ सबमर्ज होते हैं, क्या रेत के साथ वो समुद्र का खारा पानी वहाँ पे इकट्ठा होता है बारिश के बाद। तो साइबेरियन क्रेन वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे बहुत सारी संख्या में वहाँ पर वो रुकते हैं और वहाँ की जो मिट्टी होती है ना, दलदली मिट्टी, उसमें वो और आसपास की जगहों पर वो अपने एग लाइंग करते हैं, मतलब बच्चे देते हैं। और वो जब वो बनते हैं तब उसमें क्या होता है, उनका कलर पिंक होता है। और जैसे 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 उनका कलर चेंज होता है, किसके साथ, जैसे जैसे कोल्ड वेदर कंडीशन आती है, बढ़ती जाती है ना, जैसे ठंड बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो बड़े भी होते हैं और उनका कलर भी चेंज होता है। और वो इतने सारे नंबर्स में होते हैं, यानी इतनी ज़्यादा संख्या में होते हैं कि लोग दूर दूर से उनको देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा देखिए, जो कुछ प्लांट्स हैं वो मेडिसिनल प्लांट के रूप में भी इंडिया में, मेनली इंडिया में पाए जाते हैं। मैं उनमें से कुछ आपको नाम बताने जा रही हूँ। वो हैं सर्पगंधा, जो कि स्पेशली इंडिया में मिलते हैं और ब्लड प्रेशर में काम आते हैं। दूसरा है जामुन। जामुन हमने कॉमनली सब तरफ देखे हैं और सुने भी हैं। वो भी जो विनेगर है उसको बनाने में काम आते हैं और साथ ही साथ जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी वो यूज़फुल होते हैं। उसके अलावा अर्जुन है, बबूल है, नीम, तुलसी, कचनार, ये सब ऐसे एवरसीन प्लांट्स हैं जो कि हमें, एवरसीन का मतलब हर जगह पे हर समय हमको कहीं भी ये देखने को मिल जाते हैं। तुलसी हर जगह देखने को मिलती है, नीम है, बबूल है, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे यूज़ के लिए फाउंड किए थे। और कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी जिन्हें हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे लिए तो है ही है, हमें अपने यूज़ में तो लेना ही है, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें इनके बारे में पता चले और वो इनको भी यूज़ कर सके। तो हमें जो एंडेंजर्ड है, चाहे वो वेजिटेशन हो या फिर वो प्लांट हो, हमें उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट कब हो सकते हैं, जबकि हम डिफॉरेस्टेशन की जगह एफॉरेस्टेशन करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ट्री प्लांट्स करेंगे तो ट्री प्लांट करने के साथ ही उसमें जो सर्वाइव कर रही वाइल्ड लाइफ है वो भी अच्छे से बढ़ सकेगी और हम आगे उनको प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग की जो ग्रीड है यानी लालच है उसको कम भी करना होगा। और हम उसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, अपने से खुद से कर सकते हैं। अगर हम खुद ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे और अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसे भी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, तभी ये क्या हो पाएगा, तभी ये बच पाएंगे। All of us must realize the importance of the natural ecosystem। हमें सबको मिलके समझना होगा कि ये जो इकोसिस्टम है ये कुछ ही लोगों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए मतलब वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, यानी सब मिलके इस इकोसिस्टम से बने हैं, बनाते हैं और इसी के ऊपर सर्वाइव करेंगे। अगर किसी का भी इम्बैलेंस होगा तो इसका मतलब क्या है, खतरा किसी को भी हो सकता है। It is possible if indiscriminate destruction of natural environment is put to an immediate end। तो ये तभी पॉसिबल है कि तेज़ी से जो इसका शोषण हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है बुरी तरह से मतलब उनको नहीं पता है कि इससे क्या हमारा बुरा होने वाला है, बस उसको यूज़ कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं और इसको जो बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर रहे हैं।
तो वहीं पे क्या करना होगा, उन्हें खुद को इस चीज़ को समझना होगा और ये जो इम्बैलेंस हो रहा है उसको बैलेंस में कन्वर्ट करना होगा। यानी क्या करना होगा, इसका जुडिशियस एंड वाइज यूज़ करना होगा। हर तरह के रिसोर्स को उन्हें सेव करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, खुद को भी सेव कर सकते हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।